हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे कई टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है साइमन कमीशन। राइट, साइमन कमीशन आज हमारा टॉपिक है। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 क्यों लिखा है? क्योंकि 1927 में ये इंडिया आया था। ठीक है, इंडिया को में लाया गया था। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में कि क्या था साइमन कमीशन, कैसे इंडिया आया, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और क्यों इंडियंस ने यानी भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। ठीक है चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब सफलतागंज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि है साइमन कमीशन के बारे में। तो 1919 में क्या आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, आपको पता है। इंडियन नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का। ठीक है, आया था। उसी को हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो उसी को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 का है उसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। एंड तो वो आया था 1919 में। उसमें क्या प्रावधान था? उसमें क्या था कि हर 10 वर्ष में, 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, कि हर 10 साल में एक कमीशन बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा और उसको भेजा जाएगा इंडिया, ये देखने के लिए कि ये जो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में या इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो भी प्रावधान दिए गए थे, क्या वो सही से फॉलो हो रहे हैं। जैसे आपका बाई कैमरल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन था। ठीक है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन फॉलो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और भी जो उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी उसके क्राइटेरियाज थे, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हर 10 साल पर एक कमीशन बनाकर भेजा जाएगा। तो 1919 में था, तो आपको आपको कहना चाहिए कि 1929 में आना चाहिए उस हिसाब से। जो आपका साइमन कमीशन था उसको 1929 में आना चाहिए। तो देखिए 1927 में ये बना। ठीक है, आगे जानेंगे आया कब। तो आयोग को देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल था। ठीक है, और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। ठीक है, ये इसका काम था जो भी आयोग को बनाकर भेजने वाले थे। अब नवंबर 1927 में आपका साइमन कमीशन और भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, मतलब साइमन कमीशन था या उसका एक और नाम था भारतीय सांविधिक आयोग। ठीक है, अब उस के तत्कालीन जो कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे स्टैनले बॉल्डविन। ठीक है, इन्होंने इस कमीशन को बनाया था, इन्होंने इस कमीशन को भेजा था इंडिया। ठीक है, इसका नाम साइमन कमीशन क्यों है? तो इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए है क्योंकि जो अध्यक्ष थे, इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, वो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग को का गठन किया गया था, इसलिए इस आयोग का नाम साइमन कमीशन था। इस आयोग में टोटल 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स की एक कमेटी थी जिसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। उस समय के देन जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे स्टैनले बॉल्डविन, उन्होंने भेजा था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इंडिया में लोग इसे जो है व्हाइट कमीशन यानी श्वेत कमीशन कह कहकर इसका बहिष्कार कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, ऐसा क्यों था भाई? इतने सालों से ऑलरेडी ब्रिटिश थे, तो बहिष्कार इतने तरीके के किए, लेकिन और भी कई सारे कमीशन आए। मॉर्ले मिंटो भी आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी आया, उसको नहीं श्वेत कमीशन कह के उन्होंने कर दिया। तो इसमें इसकी जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है, साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे उसमें सारे ही ब्रिटिशर्स थे। आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो हमारे मेंबर्स का भी तो होना उसमें जरूरी है ना। तो उसके सारे मेंबर ब्रिटिशर थे, इसलिए श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहकर इसका विरोध किया, बहिष्कार किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा। देखिए, गठन कर दिया गया था लेकिन इंडिया नहीं आया था, आया है 1928 में। ठीक है, 1928 में ये बॉम्बे आया। ठीक है,
साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे। इस लिबरल पार्टी के सदस्य हमारे एक इंडियन भी रह चुके हैं, याद करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका होमवर्क है। ये लिबरल पार्टी है ब्रिटेन की, उसके सदस्य थे। हमारे एक इंडियन भी थे जो इस लिबरल पार्टी के सदस्य रह चुके थे, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो क्लीमेंट एटली थे। वो किस पार्टी के थे? तो वो श्रमिक दल के जो है के नेता थे, यानी लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक, लिबरल पार्टी से नहीं, लेबर पार्टी से। जो हमारे हमें जब इंडिपेंडेंस मिली उस समय जो देन प्राइम मिनिस्टर थे आपके ब्रिटेन के, वो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, और वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो क्लीमेंट एटली थे वो इसके एक सदस्य के रूप में थे। ठीक, जो क्लीमेंट एटली थे लेबर पार्टी के, वो इसके एक मेंबर थे। जो 7 मेंबर थे, उन 7 मेंबर में से क्लीमेंट एटली भी इसके एक मेंबर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में, अब देखिए 1927 का जो सेशन था वो मद्रास में हुआ, ठीक है, अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ कि जब साइमन कमीशन आएगा पूरे देश में हम हड़ताल कर देंगे। कमीशन जहां गया, जहां भी गया, वहां कुछ भी नहीं था। हर तरफ हड़ताल हड़ताल थी। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, जुलूस निकाले गए। अब लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में कौन? लाला लाजपत राय बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ठीक है, तो लाहौर में वो विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, उसमें लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरीके से लाठियों से पीटा गया, और जिसने पीटा उसका नाम था सॉन्डर्स। ठीक है, तो सॉन्डर्स पे ही पूरा आरोप था लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का। ठीक है, उनको इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी लास्ट में डेथ हो गई फाइनली। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। अब लाला लाजपत राय पंजाब के एक बहुत प्रमुख नेता थे। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें पंजाब केसरी का टाइटल भी दिया गया। राइट, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट। अब साइमन कमीशन जब यहाँ आया, हर तरफ हड़ताल देखी, लाला लाजपत राय जी की भी डेथ हो गई इस सब आपके हड़ताल को करते करते, तो फिर तैयार हुई क्या? नेहरू रिपोर्ट। राइट, साइमन कमीशन ने भी पूछा, भाई जो हमारे बड़े प्रोमिनेंट उस समय के लीडर्स थे, बड़े नेता थे, कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? फिर नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, उसके रिप्लाई में, प्रत्युत्तर में, यानी रिप्लाई में जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या था? उसमें था कि भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। मतलब कि नेहरू रिपोर्ट को जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो एक खाका था, एक पूरी समरी थी जो हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना चाहिए था। इसे तैयार करने वाली जो सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे, इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इसके सचिव थे। 2 मुसलमानों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। मतलब 9 लोग इस कमिटी के मेंबर थे, जिन्होंने हमारा जो डोमिनियन हमें स्टेटस चाहिए था उसके लिए जो ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उसमें 9 लोग थे जिसमें से 2 मुस्लिम थे। राइट, अब नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी, वो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कर रही थी। ठीक है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रही थी, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। देखिए, डोमिनियन जो स्टेटस होता है उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं होती है। ब्रिटिशर्स के अंडर जो कह सकते हैं अर्ध स्वतंत्र लोग होते हैं, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, बट आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम पृथक निर्वाचक मंडल नहीं बनाएंगे, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट बोर्ड नहीं बनेगा हिंदू मुस्लिम का। उसकी जगह पर जो माइनॉरिटीज है हमारे यहाँ, किसी भी तरीके की माइनॉरिटी हो, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, कल्चरल माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, तो उसके लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का। साथ ही साथ इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं कराने,
संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान था। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, जो आपने भी पढ़े, भाषण देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, आर्टिकल 19 में आता है ये। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को भी उन्होंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, कंट्री के जो सिटीजन है उनके लिए फंडामेंटल राइट्स का भी प्रावधान होना चाहिए। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। इस लीग का उद्देश्य क्या था कि डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्र की मांग को मुखर करना। भाई देखिए, कोई भी चीज होती है तो वो धीरे धीरे होती है। हम ये चाहते थे, अभी क्या हमने सबसे पहले क्या बात की? स्वराज की बात की, ठीक है। स्वराज के भी अलग अलग मतलब निकाले। एक बार हमने निकाला सेल्फ रूल का, ठीक है, एक बार हमने निकाला नहीं, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ठीक है, ठीक, एक लिबरल वाला था, एक ये एक्सट्रीमिस्ट वाला था स्वराज्य, ठीक। उसके बाद अब हमने क्या बात कर ली, फिर हम आए क्या, होम रूल पे आए। हालांकि स्वराज होम रूल लगभग लगभग एक ही जैसी बात थी, इसमें भी इन दोनों में ही मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। फिर क्या आया, अब डोमिनियन स्टेटस हमें दे दो भाई। फिर उसके बाद हमें क्या, कंप्लीट 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 इंडिपेंडेंस दे दो। भाई तो पहले यहां से शुरू किया था, फिर यहाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे आएंगे ना। डायरेक्ट जम करके स्वदेशी आंदोलन 1905 से ही थोड़ी ना हमने इंडिपेंडेंस की मांग कर सकते थे भाई, वो पावरफुल थे हमसे, ऑब्वियस सी बात है। तो धीरे 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 करके हम यहाँ तक आए। अब एक बार डोमिनियन मिल जाएगा तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग भी कर पाएंगे, ठीक है। पहले हमें डोमिनियन तो मिले, पहले जो गवर्नमेंट है उसमें हमारे लोग घुसे तो, है ना, पहले उसमें हमारे लोग जाए तो उसके बाद हम आगे चीजें कर सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा थोड़ा नोट्स का पार्ट, इसमें हमने पढ़ा साइमन कमीशन के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। देखिए, बना नवंबर 1927 को था, लेकिन भारत में सबसे पहले वो बॉम्बे आया फरवरी 1928 को, ठीक है। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जनता आंदोलन जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्यों भारतीयों ने विरोध किया? 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। देखिए, मेन रीजन ये था कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं था, उसमें सब जो है व्हाइट थे, मानी सब ब्रिटिशर्स थे। ये हमारा मेन रीजन था उसको बाइकआउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन आयोग में को नियुक्त किया गया था। तो नियुक्ति इसकी 1927 में हो गई थी, लेकिन इंडिया ये 1928 में आया था। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, ठीक है। वो ये चाहता था, देखना कि जो हमने 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, वो सही से काम कर रहा है, उसमें जो पॉइंट्स दिए गए थे वो सही से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रशासनिक सुधार के लिए पर विचार करने के लिए आया था कि आगे हमें और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने हैं, राइट। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि, क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सब ब्रिटिशर्स थे, इसलिए भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था, यानी कि लिबरल पार्टी का था। भाई तो जब सर जॉन साइमन थे, वो खुद ही जो अध्यक्ष थे, वो खुद ही लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। हाँ, जो क्लेमेंट एटली थे उसके एक सदस्य, वो जो हमारे हैं आपके लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। उस समय ये साइमन कमीशन के सदस्य थे और 1947 में इंडिपेंडेंस के समय वो क्या थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इतनी बात याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो सुझाव किसने दिया था? देखिए, साइमन तो अध्यक्ष थे, कमिटी बन गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन जो था,
लॉर्ड इरविन के सुझाव पर आपका जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन से इंडियंस को बाहर रखा गया। ठीक है, चलिए इरविन के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, इरविन का काफी इंपॉर्टेंट, इरविन के पॉइंट्स हैं। इरविन गांधी इरविन पैक्ट भी है, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। नीचे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है, बताना है हमें क्या सही है। तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल किया था, सच है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही है। अब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब तीसरी चीज चेक करनी है। भाई ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, इसमें एक नहीं, इसमें तीन तीन चीजें हमें चेक करनी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो पर चलिए करना तो है। अब असर्शन और रीजन के बीच में हम बिकॉज लगाएंगे या क्योंकि लगाएंगे। अब फिर से हम इसे पढ़ेंगे। कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन कमीशन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है वो भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही नहीं है। कथनों को नीचे दिए गए कोड से पहचानिए या उत्तर चुनिए। पहला है कि उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, बिल्कुल। भाई 1919 का जो एक्ट था वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए तो थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल सर जॉन साइमन थे। ने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, संघीय यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो यस, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, यस बिल्कुल ये भी एकदम सही है। सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, तो आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी करेक्ट हैं। देख लीजिए आप एक बार, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ नोट्स का पार्ट है, तो कुछ भी नया नहीं है तो आप देख सकते हैं। चलिए, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। आगे के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे हम। और इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। या इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की थी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन भत्ता अधिक होगा। नहीं, ये सब इसका भी कोई नहीं है। द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव भी नहीं उसने दिया था। गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का भी कोई सुझाव नहीं दिया था। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 था वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा करेक्ट है मेरे हिसाब से, वो मैं देख लेती हूँ। यस, तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन यानी बाई कैमरल लेजिस्लेशन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ये आपका करेक्ट होगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन जो आपके वो करेक्ट नहीं है इस संदर्भ में। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। आता है तो पहला बाकी के तीन पढ़ के करेंगे क्या, राइट। आता है अगर तो पहला बाकी के तीन पढ़ के करेंगे क्या, ऐसे ही तो टाइम बचाया जाता है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, तो ये लाला लाजपत राय जी को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही। लाहौर में लाला लाजपत राय ही विरोध कर रहे थे। रीजन है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यस, लाहौर में क्या पूरी इंडिया में इसीलिए विरोध हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन असर्शन की करेक्ट व्याख्या यानी एक्सप्लेन उसको करता है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने तैयार की थी, तो ये मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की थी, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की थी, राइट।
और जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए एक औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ठीक है, सबसे पहले किसने की? अगर हम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की बात करें तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग की बात सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर जी ने की थी। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे हम एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है। चलिए तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जो पंडित मोतीलाल प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में, ठीक है, मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधित्व कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया है जो इससे संबंधित नहीं थे। बिल्कुल मोतीलाल नेहरू का नाम अगर खाली होता तो वो करेक्ट होता। तो इसका जो विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति, भाई हमने पढ़ा था ना कि 9 लोग थे उस कमेटी में, जिसमें से आपके 2 मुस्लिम थे, तो उन 9 में से तेज बहादुर सप्रू और जयकर वो दोनों भी थे। ठीक है, तो इसलिए हम उनको करेक्ट मानेंगे क्योंकि वो उस कमेटी के मेंबर तो थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कमेटी की डिमांड है वही तो इन दोनों की भी डिमांड होगी ना। चलिए तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से कहीं आपको ये 9 लोग पढ़ने को मिल जाए तो उनको 9 को भी पढ़ लीजिएगा। आज ये ऑप्शन में दे दिए हैं सप्रू और जयकर, कल को मान लीजिए 2 कोई और दे देगा, तो इसलिए इन 9 लोगों के नाम जरूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी किस या किस किस की अनुशंसा रखी गई थी? ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी जिसे मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था, तो उसमें क्या-क्या प्रस्ताव थे, क्या-क्या मांग रखी गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता कहाँ, डोमिनियन स्टेटस मांगा था हमने तो, पूर्ण स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं की थी हमने। देखिए अल्पसंख्यक के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र ये था। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान ये भी था। तो 2 और 3 थे, 1 तो था ही नहीं। हमने पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो मांगी ही नहीं थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये संबद्ध थे। 1928 में इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन, तो ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, ओके, कि भाई नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की थी? भाई मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। अब मोतीलाल नेहरू यहाँ भी हैं, मोतीलाल नेहरू यहाँ भी हैं, तो ए होगा या तो सी होगा। अब विषय, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? उस रिपोर्ट का टाइटल था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया, राइट। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब देखिए इसके साथ अगर आप ये वाला देखें, भाई ये दोनों तो सही होंगे नहीं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो अध्यक्षता की नहीं थी इन्होंने। इसकी बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, तो ऐसा तो उसमें कुछ हो नहीं रहा था। हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमारा एक कह सकते हैं डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए था, उस पे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होने वाला है उसमें क्या क्या हम चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चाएं थी। तो इस तरीके से भी एलिमिनेट किया जा सकता है अगर पीछे की कहानी पता है। इसीलिए हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़िए। अगर आपको कहानी पता है तो डेट नहीं भी याद है, अगर आपको कुछ चीजों में अगर डेट का क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, जैसे डेट का क्वेश्चन नहीं था तो आपको कहानी जरा सी भी याद है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन आता ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजों में आजकल एग्जाम जो है एलिमिनेशन से होता है, हाउ टू सिलेक्ट नहीं, हाउ टू रिजेक्ट से होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो जो आपका लाहौर अधिवेशन था, लाहौर, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1929 में ये लाहौर में हुआ था। उसने वहीं पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी हुआ था। अच्छा, इस समय ये लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्ष थे और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी ईयर में, ठीक है, उसी समय
मार्च में 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। ये मैं कांग्रेस के बारे में बता रही थी, ठीक है। हमें कांग्रेस के भी तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लाहौर का सेशन होता है, तो इसमें इसे जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि जिन्ना ने चुनाव क्षेत्र की मांग की थी, ठीक है, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिनके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो भाई वो लीग जो है, वो आपकी लीग स्थापित हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, सॉरी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट जो आपकी जो ये लीग है, अब आप कहेंगे कि मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई, अध्यक्ष थे वो, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई, ठीक है। सचिव थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। रिपोर्ट आई, अब उस नेहरू रिपोर्ट का अगेंस्ट क्यों थे? आपके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भाई किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो क्यों बना दी थी? अपने फादर के अगेंस्ट क्यों बना दी थी? नेहरू रिपोर्ट का अगेंस्ट कर रहे थे। जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है, जो इन दोनों लोगों ने बनाई, वो अगेंस्ट थी किसके? नेहरू रिपोर्ट के, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, और ये लोग कह रहे थे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए भाई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें कंप्लीट। तो इसलिए उन्होंने विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट का ही विरोध किया था। ये देखिए, नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति थी क्योंकि पूर्ण स्वराज को तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का, यानी प्रेशर ग्रुप, देखिए प्रेशर ग्रुप का निर्माण किया। देखिए प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, मैं आज एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। देखिए, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, ये जो होते हैं, ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं हमेशा। इसका मतलब जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग थी, वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, ठीक है। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वो क्या करते हैं? वो बाहर से एक्टिविटीज करते हैं, और क्या करते हैं? जो उस समय की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, बिना पॉलिटिक्स में आए, गवर्नमेंट पे अपनी एक्टिविटीज के थ्रू प्रेशर बनाते हैं, उनको कहते हैं प्रेशर ग्रुप। जैसा किया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया। कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। क्या कर रहा था? हमारी गवर्नमेंट पे, उस समय की जो देन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस पर जो है एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, मतलब उन पे दबाव बना रहे थे कि आप नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे बिना पॉलिटिक्स में आए। तो ये होते हैं प्रेशर ग्रुप्स के काम। प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट में आ जाए कभी। भाई जीएस की चीज है, इसको किसी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ले सकते हैं। हालांकि पॉलिटिकल आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का एक पार्ट है, या पॉलिटिक्स का एक पार्ट है ये, या पॉलिटी का कह सकते हैं पार्ट है। तो लगभग सबसे रिलेट करता है। तो प्रेशर ग्रुप के बारे में इतना आपको बताना चाहिए। क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज प्रेशर ग्रुप, या प्रेशर ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कह देगा पहला कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये पॉलिटिकल समूह होता है। एक राजनीतिक समूह तो बिल्कुल नहीं, ये राजनीतिक समूह नहीं होता है, ठीक है। ये इन द गवर्नमेंट, इनसाइड द गवर्नमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही ये रहते हैं, इनसाइड नहीं, गवर्नमेंट के बाहर से काम करते हैं, ठीक है। ये अपनी एक्टिविटीज के थ्रू जो है प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे, यस, अपने एक्टिविटीज के थ्रू बनाते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है। तो ये था प्रेशर ग्रुप के बारे में एक छोटी सी डिटेल। चलिए आज के लिए इतना ही। ये था साइमन कमीशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन है और पूर्ण स्वराज। भाई लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसी में तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। तब तक के लिए अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है रिएक्शन दें, राइट। तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।